नमस्कार। वैदिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी पिछली जो क्लासें हुई हैं उन क्लासों में हमने पढ़ा कि राजस्थान की महाजनपद काल के हिसाब से जो सीमाएं थी जिलों की वो किन किन जनपदों में सम्मिलित थी। तो ये अपनी क्लास लास्ट जो क्लास हुई थी ये हुई थी। इसके बाद में हम जो क्लास अभी पढ़ने वाले हैं वो है भारत में जितने भी केंद्रीय जो साम्राज्य रहे उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी, यानी कि प्रत्येक केंद्रीय प्रशासन में राजस्थान की क्या भूमिका थी, या फिर राजस्थान भूभाग जो था उनके अधीनस्थ में था, किस तरीके से था और क्या यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही होंगी। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौर्य काल में राजस्थान। मौर्य काल में राजस्थान देखते हैं मौर्य काल में राजस्थान की क्या स्थिति रही होगी। क्लियर। सबसे पहले देखो यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित राजस्थान में जो सबूत हैं यानी एविडेंस हैं, तो कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि राजस्थान में भी मौर्य प्रशासन क्या था, लागू था और मौर्यों का यहाँ पर क्या था, आधिपत्य था। तो सबसे पहले एक तो भाब्रू का जो शिलालेख है उससे हमें ये चीज पता लगती है। भाब्रू शिलालेख जो कि कहाँ पर स्थित है, बैराठ में स्थित है, भाब्रू का शिलालेख। ठीक है। और एक है भाब्रू प्लस इसे बैराठ का लघु शिलालेख, यानी कि यहाँ पर दो थे, तथा बैराठ शिलालेख। ठीक है। कहां पर स्थित है भाई, बैराठ जयपुर में। बैराठ जयपुर में यह स्थित है। इसके अलावा एक और सबूत यहां से मिलता है और वो क्या है कि यहां से बौद्ध गोल मंदिर यानी बौद्ध धर्म से संबंधित एक गोल मंदिर का भी हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण यहां से मिलते हैं। और वो भी कहां से, बैराठ से ही ये देखने को मिलता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर क्या था, मौर्य प्रशासन था। ठीक है। ये जो बौद्ध गोल मंदिर है इनका जो निर्माण है, वैसे हमें पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक के द्वारा। अशोक द्वारा निर्मित जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो गोल मंदिरों का निर्माण हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक मौर्य के द्वारा उनका क्या है, निर्माण करवाया गया था। इसके बाद देखो और क्या है, एक यहां से कुमारपाल प्रबंध जो राजस्थान का ग्रंथ है के अनुसार इसने क्या कहा, कुमारपाल प्रबंध जो ग्रंथ है उसमें एक जानकारी मिलती है और जानकारी क्या है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ये परवर्ती मौर्य हैं और इनकी अपनी एक अलग से क्लास होगी जो कि भारत की जो अपन की इंडियन हिस्ट्री है उसमें ये क्लासें चलेंगी अपनी। तो अपन मौर्यों का वंश यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। यानी 326 में जब 322 में और 26 में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है और तब से लेकर के अपन के अंतिम यानी कि राजस्थान में अंतिम जो मौर्य शासक हुए हैं वहां तक अपन मौर्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है भाई, इतनी जानकारी हमें यहां से देखने को मिलती है। किससे, कुमारपाल प्रबंध। जो कुमार प्रबंध है, कुमारपाल प्रबंध। ठीक है। पूरा नाम लिख लो इसको, कुमारपाल प्रबंध। ठीक है। कुमारपाल द्वारा रचित ग्रंथ है और इसके अनुसार एक और
चित्रांगद मौर्य ने ही चित्रांगद तालाब का निर्माण भी करवाया गया। तालाब का निर्माण, ठीक है, चित्रांगद मौर्य द्वारा ही चित्रांगद तालाब का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और मानसरोवर यानी कि यहां से एक और मान मौर्य का शिलालेख हमें प्राप्त होता है। मान मौर्य, ठीक है, का शिलालेख। अपन को शिलालेख ये प्राप्त होता है किसका? मान मौर्य का शिलालेख प्राप्त होता है। और कहां से प्राप्त होता है? ये है वही मानसरोवर चित्तौड़गढ़ के, मानसरोवर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। अगर इसकी बात करें खोज इसकी किसने की, तो इसकी खोज की थी कर्नल टॉड ने। ठीक है भाई। अगर ईसवी सन की बात करें यानी कि इसका जो टाइमिंग था वो था ये 713 ईस्वी का क्या है? शिलालेख है। इसका मतलब ये हुआ कि 713 ईस्वी में राजस्थान में किसी मौर्य शासक यानी कि मान मौर्य नामक जो शासक था उसका क्या था? अधिपत्य था। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से अपन को मिल जाती है। इसी जो ये ग्रंथ है इसी में यानी कि मौर्य वंश के कई शासकों का हमें क्या मिलता है? जिक्र देखने को मिलता है। जैसे कि महेश्वर मौर्य, भोज मौर्य, इसके अलावा भीम मौर्य, इसके अलावा धवल मौर्य, यानी कि निम्न जो शासक हैं इनका जो जिक्र हमें देखने को मिलता है वो मान मौर्य का जो शिलालेख है मानसरोवर चित्तौड़गढ़ से जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें निम्न मौर्य शासकों का क्या मिलता है? अपन को देखने को ये मिलते हैं। इनका उल्लेख उस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, इतने शासक हैं। इसके अलावा देखो 734 में, यहां तक आप इसको उतारें और आगे देखें। बात आती है 734 ईस्वी की। इसका मतलब यह हुआ कि 734 तक यहां पर क्या रहे होंगे? मौर्य, यानी कि 13 का हमें क्या मिल रहा है? यहां से शिलालेख मिल रहा है मान मौर्य का। ध्यान दें, मान मौर्य के बाद में धवल मौर्य है, ये मौर्य वंश का यहाँ पर क्या है? अंतिम शासक रहता है और यहाँ तक रहेंगे। इसके अलावा देखो एक और घटना घटित होती है 734 ईस्वी में। गुर्जर प्रतिहार सेनापति बप्पा रावल के द्वारा कब? 734 में। ध्यान रखना, डेटिंग बहुत जरूरी है। तो 734 में बप्पा रावल के द्वारा मान मौर्य या मानमोरी से इसको मान मौर्य ही करो भाई, शुद्ध न है, मान मौर्य, चित्तौड़ का किला जीत लिया। चित्तौड़ पर के द्वारा मान मौर्य से चित्तौड़ का दुर्ग छीन लिया। ठीक है भाई, डेटिंग देखो 713 में से लेकर 34 तक क्या रहता है? शासन रहता है किसका? मान मौर्य का। एक चीज यहां पर
और ज़रूरी है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रहे हो, मान लो केंद्रीय शासन में अगर गुर्जर प्रतिहार थे तो वो पहले से ही अधिकार कर चुके होते, यानी कि 34 से पहले ही राजस्थान का जो क्या है दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का, उसको जीत चुके होते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यानी कि गुर्जरों का जो सर्वाधिक आधिपत्य रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, गुजरात में। और गुजरात से राजस्थान की तरफ क्या है उनका शासन बढ़ता है। तो बप्पा रावल जो होते हैं वो यहाँ के क्या होते हैं, सिपह सालार होते हैं। राजस्थान जो भारत पश्चिम भारत है उसके सिपह सालार होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मौर्य से क्या होता है, इनका युद्ध होता है और उस युद्ध में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ये जीत लेते हैं। कब, 734 ईस्वी में। और यहाँ से मौर्यों का पतन बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या घटना घटती है। इसके बाद में कंसुआ का शिलालेख, एक और है कंसुआ शिलालेख। ठीक है, कंसुआ का जो शिलालेख है ये है भाई का 738 का। ठीक है, और कहाँ स्थित है, कोटा में। कंसुआ का जो शिलालेख है वो कोटा में स्थित है और इससे निम्न जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखो कैसे पता चलता है कि जो राजा धवल है, यानी कि धवल मौर्य जो है वो राजस्थान के अंतिम मौर्य शासक रहे होंगे। तो कंसुआ का जो शिलालेख है यही है, ये कन्फर्म कर देता है कि राजस्थान का जो अंतिम मौर्य शासक रहा वो कौन था, धवल था। और इसमें ये इसका जिक्र किया हुआ है किसमें, कंसुआ का शिलालेख में। ठीक है, कि अंतिम जो मौर्य शासक, और किसका है ये शिलालेख, ये भी किसका है, ये है मौर्य शासक धवल का है। मौर्य शासक धवल का शिलालेख। ठीक है, तो मौर्य शासक धवल का शिलालेख है, कंसुआ का शिलालेख 738 ईस्वी का है और किसका है, कोटा में। अब एक चीज वो फिर से जान दे कि 734 में जब कौन हार जाता है, मान मौर्य हार जाता है। तो 734 में और 38 में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 4 साल का अंतर है। 4 साल में लगभग मौर्यों के कई शासक एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे कि भोज मौर्य है, भीम मौर्य है और इसके अलावा महेश्वर वगैरह, ये बदल जाते हैं। और अंतिम जो शासक कौन बनता है, धवल बनता है। इससे डिबेट चलती रहती है, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों में और किन में, मौर्यों में। मौर्यों में आपस में क्या होता रहता है, युद्ध होता रहता है। जिसका सेनापति कौन नियुक्त किया गया है, यानी कि नागभट्ट प्रथम का जो सेनापति है कौन, बप्पा रावल। तो वो यहाँ पर क्या है, सिपह सालार है और इन में आपस में क्या चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। तो अंतिम रूप से कंसुआ के शिलालेख के अनुसार जो धवल मौर्य हैं वो क्या है, इस युद्ध को हार जाते हैं, अंतिम रूप से इस युद्ध में पराजित होते हैं। और धवल जो है, धवल राजस्थान का तो बात करते हैं आगे, यानी कि कंसुआ का जो शिलालेख है 738 ईस्वी का, कोटा में स्थित शिलालेख है और यह है मौर्य शासक धवल का शिलालेख है। ठीक है, इतनी जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा राजस्थान जो धवल है वो राजस्थान का अंतिम ज्ञात मौर्य शासक है। यानी कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अंतिम जो मौर्य शासक है वो कौन सा माना जाएगा भाई, धवल माना जाएगा। अंतिम ज्ञात मौर्य शासक कौन सा है, धवल है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो राजस्थान की स्थिति कैसी बनी हुई होती है। तो अगर बात करें मौर्य काल में राजस्थान की, तो मौर्य काल से हमको इतने जो अवशेष हैं या इतनी जानकारी हमें यहाँ से क्या है प्राप्त होती है। यानी कि 734 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट के, यानी नागभट्ट प्रथम का जो सिपह सालार है बप्पा रावल, उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले को क्या है, जीत लिया जाता है। किससे, मान मौर्य से। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी। उसके बाद में
कंसुआ का शिलालेख हमें कोटा से प्राप्त होता है, जिसकी सन जो है वो है 738 ईस्वी में प्राप्त होता है। 738 ईस्वी का है। इसमें बताया जाता है कि राजस्थान का जो अंतिम शासक है, मौर्य शासक, वो कौन होता है? राजा धवल। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी, और वो थी कि भाई मानमौरी का जो शिलालेख है, उसमें मानमौरी का जो शिलालेख था कितने का? 713 ईस्वी का। 713 ईस्वी के उस शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि राजस्थान के किन किन मौर्य शासक जो प्रवर्ती मौर्य हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जैसे कि महेश्वर है, इसके अलावा भीम है, भोज है, धवल है, इनकी निम्न मौर्य शासकों की हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए मौर्यों के बाद में राजस्थान की क्या स्थिति होती है, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो समझो भाई, मौर्यों के बाद में यानी मौर्य का जब क्या हो जाता है, पतन हो जाता है राजस्थान में, तो हुआ ऐसा कि मौर्यों के तुरंत बाद ही कुछ विदेशी आक्रमण भारत में होते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग मौर्यों की जो समाप्ति है वो जैसे ही होती है, तो उसके बाद में कुछ राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें विदेशी आक्रमण होते हैं। और ये कौन से मौर्यों की बात कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं सम्राट अशोक, उसके बाद में जितने भी शासक होते हैं, जैसे कि दशरथ है सम्राट अशोक का, तो उसके बाद में बैद्रथ जो अंतिम शासक होता है मौर्य साम्राज्य का, तो बैद्रथ की मृत्यु के बाद में मौर्यों की क्या हो जाती है? लगभग समाप्ति हो जाती है। वो सिमटकर एक छोटी छोटी रियासतों में क्या है, बट जाते हैं। उसके बाद में भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या है, सबसे कमी हमें देखने को मिलती है। और केंद्रीय प्रशासन कब तक रहता है? ये जब तक कि गुप्तों का क्या ना हो जाए, अच्छे से गुप्त भारत को आकर फिर से एक संगठन में बांध लेते हैं। लेकिन उससे पहले तक स्थिति कैसी है? केंद्रीय जो प्रशासन है उसकी सबसे ज़्यादा कमी अपन को देखने को मिलती है। तो उसी समय में विदेशियों ने इस चीज़ का फायदा उठाया और मौर्यों के तुरंत बाद ही एक आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण। तो किसके द्वारा विदेशी आक्रमण किया जाता है? तो ये देखो भाई, लगभग 150 ईसा पूर्व, ध्यान दो, 161 में अशोक क्या लड़ता है? युद्ध लड़ता है। ध्यान दो, कौन सा युद्ध लड़ता है? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में अशोक विजयी प्राप्त होता है और 150 ईसा पूर्व अशोक ही यहाँ का क्या है? शासक है। उसी के समय एक विदेशी आक्रमण होता है और शासक है कौन सा? यूनानी शासक, एक विदेशी यूनानी शासक मिनांडर का आक्रमण होता है। यानी कि यूनानी शासक मिनांडर का आक्रमण। अब भाई अपन इसको राजस्थान के एवज में क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले मिनांडर का जो आक्रमण होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान में ही होता है। और लगभग इस समय 150 ईसा पूर्व के समथिंग ये आक्रमण होता है, जिस समय मगध के जो सम्राट थे वो कौन थे? अशोक थे। उसी समय राजस्थान में ये आक्रमण होता है। ध्यान दो, इसकी जानकारी, इस आक्रमण की जो जानकारी है वो हमारा पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होती है। यानी महाभाष्य जो है उसके अनुसार, महाभाष्य के अनुसार किसकी है भाई? पतंजलि की है महाभाष्य। और इसी के अनुसार ये हमें जानकारी मिलती है कि 150 ईसा पूर्व यूनानी शासक मिनांडर का आक्रमण होता है राजस्थान के एरिया। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान से मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहां से, ये भी मुद्राएं जो है ये भी हमें प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती है मुद्राएं? हम सारी पढ़ चुके थे। मुद्राएं की जो राजस्थान की जो मुद्राएं हैं उनमें भी हमने ये पढ़ लिया है कि
बैराट जो है, बैराट से 16 मुद्राएं ऐसी हैं जो यूनानी शासक किससे संबंधित रखती हैं, मेनांडर से संबंध रखती हैं। और कहां से प्राप्त हुई है, बैराट से। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहां से देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो आहड़ से, यानी आहड़ उदयपुर, उदयपुर से भी हमने पढ़ा कि आहड़ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई, की मुद्राएं प्राप्त हुई हमें। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या साक्ष्य है इसके अलावा, तो इतनी जानकारी यहां पर मिलती है। अब देखो इसके बाद में कुषाणों का आक्रमण होता है राजस्थान में, यानी मेनांडर का आक्रमण होता है और कुषाण भी इसी समय लगभग राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो देख लो एक बार, सोने और तांबे के कुषाण कालीन सिक्के, सोने में तांबे के कुषाण कालीन सिक्के। हम भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और भारतीय इतिहास में भी हम राजस्थान का हिस्सा पढ़ते जा रहे हैं साथ में। ठीक है, यानी कि भारत में जब महाजनपद काल था तो महाजनपद काल में राजस्थान की स्थिति क्या थी, जनपद काल में राजस्थान की स्थिति क्या थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान की स्थिति क्या थी, जो हमने किस में पढ़ ली, सभ्यताओं के अकॉर्डिंग पढ़ ली। जब हम महाजनपद काल, जनपद काल हमने पढ़ा तो उसमें भी हमने एक एक जनपद को पढ़ लिया कि राजस्थान के कौन कौन से हिस्से किस जनपद में सम्मिलित किए जाते थे। ठीक है, इसके बाद में हम प्राचीन काल से लेकर और अब तक की जो स्थिति बता रहे हैं आपको, यानी कि गुप्तों तक स्थिति हम बताएंगे और गुप्त काल में भी स्थिति क्या रहेगी इनकी, तो वो सारी चीज हम एक एक करके देख लेंगे। तो सोने और तांबे के कुषाणों के सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि लगभग कुषाणों का भी आक्रमण होता है, कब, यूनानियों के आक्रमण के बाद में। यूनानियों का आक्रमण इससे पहले हमने पढ़ चुका थे, उसकी अलग से हमारी क्लास है सिकंदर की, कि सिकंदर का आक्रमण होता है लगभग कब, 326 ईसा पूर्व। इससे पहले यूनानियों का आक्रमण नहीं हुआ था। इससे पहले आक्रमण किसका हुआ था, तो इससे पहले प्राचीन काल की, और ज़्यादा प्राचीन काल की बात करें तो उससे पहले आक्रमण होता है साइरस का, जो कि ईरान शासक है, यानी फारस का जो शासक था उसका आक्रमण होता है साइरस का। लेकिन एक असफल आक्रमण था भारत पर, लेकिन उसी के पुत्र दारा फर्स्ट के द्वारा सफल आक्रमण किया जाता है और लगभग गांधार के एरिया को क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। सबसे पहले कौन, दारा फर्स्ट। और ये विदेशी, पहला विदेशी माना जाता है कि दारा फर्स्ट जो था ऐसा पहला विदेशी था जिसने भारत के किस छोटे से एरिया को क्या है, विजिट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में दारा सेकंड जो है, ठीक है, दारा सेकंड भारत पर अभियान नहीं चला पाता। कारण ये था कि उधर से यूनानियों और फारसियों के बीच में क्या चलता है, युद्ध, बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा था। ठीक है, उसकी भी हमने अलग से चर्चा की हुई है, दोनों युद्धों की। हमने थर्मोपोली की भी युद्ध की चर्चा की थी। ठीक है, और थर्मोपोली के युद्ध में कौन लड़ते हैं, फारसी, और कौन लड़ते हैं भैया, यूनानी लड़ते हैं। ठीक है, लियोनाइडस जो है यूनानी वो लड़ता है और फारसियों की तरफ से कौन लड़ता है, जैक्सिस जो लड़ता है थर्मोपोली के युद्ध में। तो वो सारी चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद में जो विदेशी आक्रमण होता है, वो पहला जो आक्रमण होता है वो किसका होता है, 150 ईसा पूर्व यूनानी शासक मेनांडर का आक्रमण होता है। उसके बाद में कुषाणों का होता है। कुषाणों के बाद में देख लो अन्य किसका आक्रमण यहाँ पर होगा। तो कुषाणों की जो जानकारी है, एक तो हमें मिलती है, कुषाणों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जमुआ रामगढ़, या जमुआ रामगढ़ जो है वहीं से कुषाण सिक्के जो हमें प्राप्त हो रहे। ठीक है, दूसरा देखो और कहां से जानकारी ऐसी मिलती है हमें, तो इसके अलावा बीकानेर से, किससे, बीकानेर से। तो बीकानेर से भी हमें लगभग सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सोने और चांदी के जो सिक्के हैं, यानी रंग महल से हमें 105 तांबे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कहां से, रंग महल से, रंग महल से 105 तांबे के सिक्के। और ये किस शासक, किस कुषाण शासक के हैं, ये संबंध रखते हैं हुविस्क से। ठीक है, हुविस्क,
हुविस्क से संबंधित सिक्के थे 105। ठीक है, ये किसके थे? तांबे के बने हुए थे सिक्के थे। इनकी संख्या कुल में कितनी थी? 105 थी। और रंग महल से क्या है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ हुविस्क के सिक्के जो थे, सॉरी, ये जो सिक्के हैं हुविस्क से नहीं संबंधित, हुविस्क के जो सिक्के हैं वो हम पढ़े थे नलियासर से मिलते हैं, रंग महल से नहीं। रंग महल से मिलते हैं किसके? कनिष्क से संबंधित, यानी कनिष्क के जो सिक्के हैं 105 ये तो मिलते हैं कहाँ से? रंग महल से। इसके अलावा जो नलियासर से जो सिक्के प्राप्त हुए, नलियासर से हुविस्क के सिक्के प्राप्त होते हैं, हुविस्क के सिक्के। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें भैया यहाँ से प्राप्त होती है। यानी सोने और तांबी के कुषाणकालीन सिक्के हमें जमुआरामगढ़, बीकानेर, रंगमहल और नलियासर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, रंगमहल से प्राप्त होते हैं किसके? कनिष्क के 105 सिक्के हैं। इसके अलावा नलियासर से जो प्राप्त होते हैं वो हैं हुविस्क के सिक्के। ठीक है, तो इससे निश्चित हो जाता है कि राजस्थान में किनका प्रवेश होता है? कुषाणों का प्रवेश होता है, या कुषाणों का क्या था? आधिपत्य रहा था। ठीक है, तो दो यूनानी और कुषाण। ठीक है, क्लियर? यहां तक देखो, आगे देखो। तो दो जातियां या फिर दो साम्राज्य या दो वंश के आक्रमण जो हैं हमने पढ़ चुके हैं। किनके? यूनानी और फारसी। उससे पहले तो यूनानी है, सबसे पहले फारसी, फिर यूनानी, इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? इसके अलावा देखो अगला किसका है? तो नो है भरतपुर से, नो है भरतपुर से, नो है भरतपुर। शक क्षत्रपों के, शक क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त। हमें नोहे से शकों के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? नोहे भरतपुर से। और एक और जो जूनागढ़ का शिलालेख है, ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? शकों से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है भाई, जूनागढ़ शिलालेख भी कहाँ है? इसमें किसकी जानकारी है? ये किसका शिलालेख है? रुद्रदमन, यानी शक शासक रुद्रदमन। रुद्रदमन का है, लगभग 130 का ईस्वी का है, ये 130 का। ठीक है, 130 से और लगभग 150 ईस्वी तक का ये माना जाता है। यानी कि जूनागढ़ शिलालेख लिखा हुआ था। और रुद्रदमन का शासन था कब से? 30 से और 50 तक राजस्थान में। तो यहाँ पर यह भी निश्चित हो गया कि यहाँ पर शकों का भी क्या रहा था? साम्राज्य रहा था। ठीक है, तो 3 हो गए, यानी कि यूनानों का भी क्या रहा था? आधिपत्य रहा था। इसके बाद में किनका? कुषाणों का आधिपत्य यहाँ पर रहता है। ठीक है, कुषाणों के भी हमें सिक्के जमुआरामगढ़ से, बीकानेर से, रंगमहल से, नलियासर से आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हुविस्क और कनिष्क की जानकारी जिससे हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो भी हमें प्राप्त होता है। और उससे ये निश्चित हो जाता है कि भाई साहब यहाँ पर किनका शासन रहा था? शकों का शासन रहा था। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब आगे देखो, गुप्त काल में राजस्थान, यानी कि जब भारत में केंद्रीय शासन गुप्तों के द्वारा स्थापित केंद्रीय शासन प्रणाली यहाँ पर होती है। गुप्त शासन में या गुप्त काल में राजस्थान, भाई सीधी सी बात है कि हो सकता है कि गुप्त काल में राजस्थान स्वतंत्र रहा हो, लेकिन चर्चा कर लेते हैं। जब केंद्रीय शासन था किनको? गुप्तों का, तो हो सकता है राजस्थान स्वतंत्र रहा हो या अधीन रहा हो उनके, या फिर राजस्थान के जितने भी शासक शायद उस टाइम रहे हों तो वो उनके क्या है? आधिपत्य में क्या कर रहे हो? प्रशासन कर रहे हो। तो हम उनकी जानकारी कर लेते हैं। कितने ऐसे एविडेंस हैं अपने पास, तो वो ये जानकारी हमें देते हैं कि
इस समय राजस्थान के शासक स्वतंत्र थे या उनके आधिपत्य में थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखने की, हमने जब सिक्के पढ़े तो सीधी सी बात है, हमें गुप्तों के सिक्के प्राप्त होते हैं राजस्थान से भी, और गुप्तों के सबसे ज़्यादा जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें बयाना से, नगलाचैल बयाना से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे गुप्त सिक्के प्राप्त होते हैं, और वो भी सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में कोई स्वतंत्र सिक्का प्रणाली नहीं थी। किन की चल रही थी? गुप्तों की चल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में भी किन का आधिपत्य था? उस समय गुप्तों का आधिपत्य था, राजस्थान स्वतंत्र नहीं था। इसका मतलब राजस्थान अधीनस्थ में क्या कर रहा था? प्रशासन कर रहा था। राजस्थान के जितने भी शासक उस समय होंगे तो वो शासक न होकर के क्या थे? एक तरह से प्रशासक थे। ठीक है, तो देखो क्या क्या एविडेंस है। तो सबसे पहले देखो, प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह ज्ञात होता है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? सब जानते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्या जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है? तो जानकारी है, अब एक और बड़े अचंभे की बात है। ठीक है, और अचंभा यह है कि राजस्थान में यहां पर ऐसा कोई शिलालेख नहीं है इस समय तक कि राजस्थान की जातियों का वर्णन करता हो। यानी कि वर्तमान में जितनी भी राजस्थान में जातियां निवास करती हैं, इस समय तक किसी भी जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और ये क्लियर, प्रयाग जो प्रशस्ति है वो हमें क्लियर बताती है, जातियां सुनो कौन कौन सी हैं राजस्थान में इस समय। और क्या बोलता है प्रयाग प्रशस्ति, क्या बताती है? एक तो है आभिर, अर्जुनायन, मालव। ठीक है, एक तो ये है 3, और इसके अलावा योद्धेय। इसके अलावा कौन सा भी? योद्धेय। जनपद, एक एक शब्द पर ध्यान देना, बहुत ही सारांश छिपा हुआ है, अतिशयोक्ति ना होकर के सत्यता है। योद्धेय जनपद, ठीक है, समुद्रगुप्त के अधीन थे, अब भाई पिछली क्लासों में आप सब ये पढ़ चुके हैं, आपको क्लास देखनी पड़ेगी तभी आपको पता चलेगा कि अर्जुनायन, मालव और एक सिवी, ठीक है, ये तीनों जनपद जो थे राजस्थान के प्रमुख जनपद थे भाई। ठीक है, तीनों के तीनों हमने स्पेशल इनकी क्या रही है, क्लास हो चुकी है अपन की, जनपद कालीन में राजस्थान की स्थिति क्या थी। ठीक है, हो चुकी है। और तीनों के तीनों ही जातियां राजस्थान की सर्व प्रमुख जातियां भी समझी जाती थी उस समय की। ठीक है, तो इसका मतलब वर्तमान में से कोई जातियां नहीं थी। अगर थी तो ये इन्हीं से ही क्या है, ये बाहर निकली हैं। जितनी भी जातियां अगर हुई हैं तो वो हो सकता है इन जातियों से ही क्या है, आई हो। ठीक है, स्पेशली किसी जाति का यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है। और यहाँ पर क्या उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में कि आभिर, अर्जुनायन, मालव, योद्धेय जनपद जो थे वो समुद्रगुप्त के अधीन थे। ठीक है, इसमें सिवी जनपद भी आता है। ठीक है, तो अधीन थे। ठीक है, अधीनस्थता में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इसके अलावा देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसी के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर, शकों को पराजित कर संपूर्ण राजस्थान को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है भाई, यानी कि किससे प्राप्त होता है, प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, गुप्त हैं,
उन्होंने संपूर्ण राजस्थान पर जो शकों का अधिकार था जिन जिन क्षेत्रों पर, तो उन सब पहले तो सबसे पहले शकों को पराजित करता है और शकों के बाद में संपूर्ण राजस्थान को क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। क्लियर। इसके अलावा अब जितनी भी उस समय की जातियां हैं सब किसके अधीन अंडर आ जाती हैं, गुप्तों के अंडर आ जाती हैं। क्लियर, यहां तक की जानकारी है। फिर इसके अलावा देखो एक नंगला छैल जो है, यानी कि नंगला छैल, दूसरा एविडेंस देखो भाई, नंगला छैल बयाना गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। सबसे बड़ा क्या है, भंडार हमें यहां से मिलता है। यानी कि गुप्तों के जितने भी सबसे ज़्यादा अगर सिक्के कहीं से प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, नंगला छैल बयाना भरतपुर से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भाई भरतपुर में स्थित है। नंगला छैल बयाना जो है कहाँ स्थित है, भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान से हमें क्या है, सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और एविडेंस है और वो है, यानी कि हम सब जानते हैं, इसको आप भेड़ या इसको रेड टोंक के नाम से भी जाना जाता है, या तो भेड़ के नाम से या रेड टोंक। ठीक है, रेड टोंक, यहां से भी क्या है, सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 6 तो स्वर्ण सिक्के, 6 तो कैसे स्वर्ण सिक्के हमें यहां से प्राप्त होते हैं, और 4 क्या हैं, इन पर उल्लिखित जो हैं, यानी कि अगर किसी शासक का, अभी इसमें इन 6 जो स्वर्ण सिक्के हैं इन पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं है, तो 4 ऐसी मुद्रा हैं, 4 सिक्कों पर सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो 4 सिक्के ये हैं कि उनमें चंद्रगुप्त से संबंधित अपन को जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में एक और थोड़ा सा है, चलो इसमें ही लिख लेते हैं। एक है नलियासर, नलियासर जहाँ से कुषाणों के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। नलियासर से, यानी नलियासर सावर, नलियासर सावर से क्या प्राप्त होता है भाई साहब, यहां से कुमारपाल, यहां से कुमारपाल या कुमार गुप्त जो है, कुमार गुप्त फर्स्ट के मयूर सिक्के, मयूर सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी कि मयूर सिक्के का मतलब है मयूर की आकृति वाले, मोर की आकृति वाले सिक्के जो हैं वो किससे संबंध रखते हैं, कुमारपाल, कुमार गुप्त से संबंधित हैं, और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, नलियासर सावर से हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर, तो इतनी जानकारी जो है गुप्तों के एविडेंस है। और राजस्थान, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त काल में राजस्थान जो था वो किनके डायरेक्टली किसके अधीन था, गुप्तों के अधीन था। क्लियर, तो ये आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद में अगर आगे पढ़ेंगे। तो देखो गुप्तों की एक और एविडेंस है, उसको भी आप लिख लो। अगर गुप्तों की स्थापत्य कला की बात करी जाए तो एक मंदिर है गुप्तों से संबंधित जिसका नाम है चार चौमा मंदिर, चार चौमा शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है, चार चौमा शिव मंदिर। ठीक है, कब का है भाई साहब, अगर ईसवी सन की बात करें तो यह लगभग 500 ईस्वी का है। ठीक है, अगर टाइमिंग की इसकी बात करें तो 500 ईस्वी का है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा
दर्रा कोटा का मंदिर। कौन सा? दर्रा कोटा मंदिर। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये, यानी चार चौमा जो मंदिर हैं दोनों के दोनों, यानी गुप्त कला का सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण भारत में भैया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है भाई, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। ठीक है, कहाँ का? संपूर्ण राजस्थान में, यानी संपूर्ण भारत में चार चौमा जो मंदिर है, शिव मंदिर है, 500 ईस्वी का है और गुप्त कला का सर्वश्रेष्ठ यानी स्थापत्य, यानी गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है क्या? चार चौमा मंदिर। और एक है दर्रा कोटा का मंदिर, ये भी गुप्तों से ही संबंधित है। तो इतनी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अगली जो अपनी क्लास होगी वो होगी, एक तो वर्धन काल में राजस्थान की स्थिति, ठीक है, और दूसरा है हुणों का आक्रमण होगा राजस्थान में पहली बार, और हुणों से और अरबों से। ठीक है, तो अगला जो आक्रमण होगा विदेशी आक्रमण, वो हुणों का, अरबों का होगा। उनसे भी जो कुछ शासक हमारे डिफाइट करेंगे तो उनकी जानकारी हम करते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान का जो इतिहास है, रीजनेबल इतिहास, वो हम एक एक करके बड़ी गहराई से इतिहास पढ़ेंगे। आप निश्चित रूप से क्लास देखते रहें, 100% आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको हिस्ट्री से संबंधित एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता, ये अपना आपसे वादा है। तो क्लास आप ज़रूर देखते रहें रेगुलरली। धन्यवाद। तो देखो, अब जो नेक्स्ट जो आता है वो है हुण आक्रमण। हुण आक्रमण तथा वर्धन काल। ठीक है भाई, हर्षवर्धन, हुण आक्रमण, इनकी जानकारी हमें देखने को प्राप्त होगी। तो देखते हैं कहाँ से क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हुणों का जो आक्रमण होता है राजस्थान में वो होता है स्कंदगुप्त के समय। हुणों का प्रथम आक्रमण, यानी कि हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय, गुप्त के समय हुआ, लेकिन पराजित हुए। यहां पर स्कंदगुप्त जो है वो क्या कर देता है? हुणों को पराजित कर देता है। यानी कि हुणों के समय पहला आक्रमण होता है, स्कंदगुप्त के समय हुणों का जो है प्रथम आक्रमण होता है राजस्थान में, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो इनको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। अब स्कंदगुप्त के बाद में एक निर्बल शासक आता है, नाम है बुद्धगुप्त। ठीक है, और बुद्धगुप्त के समय हुणों का एक शक्तिशाली शासक हुआ, और जो था कौन? तोरमान। तो गुप्त के समय, यानी बुद्धगुप्त के समय तोरमान हुण का आक्रमण होता है। तोरमान हुण का आक्रमण, और भैया ये विजित भी कर लेता है, कुछ क्षेत्रों को जीत जाता है। कौन? तोरमान हुण। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है तोरमान? एक तो गुरजात्रा, ठीक है, तथा गुजरात। ठीक है, ये एविडेंस है, लिखित में है सब कुछ। तो एक तो गुरजात्रा को तथा गुजरात को विजित कर लेता है। क्या कर लेता है? विजित, संपूर्ण को नहीं कर पाता, गुजरात के अधिकांश भाग पर विजय। यानी तोरमान हुण जो है वो एक तो गुजरात के और एक गुजरात के अधिकांश भाग को क्या कर लेता है? विजित कर लेता है। ठीक है, कौन सबसे पहले और किसके समय आक्रमण करता है? बुद्धगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय जो आक्रमण होता है उसमें स्कंदगुप्त जो है क्या होता है? विजयी होता है, यानी कि पराजित नहीं हो पाता इनसे, हुणों से। और हुण इस युद्ध में क्या होते हैं? पराजित होते हैं स्कंदगुप्त से। तो वो
लेकिन बाद में संगठित होकर के बुद्धगुप्त के समय ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है। इसी समय हुणों ने एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं और ये है भाई साहब बहुत ही प्रसिद्ध है बारडोली का शिव मंदिर, यानी कि बारडोली का शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं और इस निर्माण को कौन करवाता है, तोरमान का जो पुत्र है, यानी कि इसी जीतने के विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण होता है। और शिव मंदिर का निर्माण तो ये है तोरमान के पुत्र, तोरमान के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा, मिहिर कुल के द्वारा। ठीक है भाई, यहां से ही भारतीय जो इतिहास है उसमें थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिलता है। ये पहली विदेशी जाति है हूण जो भारत में भारतीय संस्कृति के अनुसार निर्माण कार्य करवाते हैं, यानी कि मंदिरों का निर्माण। ठीक है, इससे पहले कोई भी विदेशी शासक ने जो भारतीय देवी देवता हैं उनके मंदिरों का निर्माण यहाँ पर नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार निर्माण करवाते हैं। और यही डिफेक्ट डाल देता है कि जो विदेशी जाति है वो भारत की संस्कृति को कैसे अडॉप्ट कर सकती है इतना जल्दी। ठीक है, जब वो किस में चल रहे हो, स्ट्रगल में चल रहे हो। ठीक है, यानी कि इसी समय तो जीते हैं और आते ही शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अब या तो राजनीतिक कारण हो सकता था या फिर उनकी संस्कृति ही ऐसी थी, उसका जो धर्म था उसमें इसका प्रचलन होगा, यानी कि वो शिव की पूजा करते होंगे तभी वो निर्माण करवाते हैं। अगर वो शिव की पूजा करते होंगे तब तो ये होता है कि जो भारतीय थे उस समय के और जो विदेशी थे वो एक ही जाति के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अंतर क्या था इनमें, या फिर ये है कि जो भारत के लोग थे जो इससे पहले यहाँ पर शासन कर रहे थे, हो सकता है वो भी कहाँ से आए हों, विदेशों से आए हों। अब ये तो निश्चित नहीं बताया जा सकता कि ये भारतीय विदेशी थे या फिर ये देशी थे। ठीक है, हो सकता है ये बाहर गए हों और उसके बाद में वापस आए हों और वापस आकर के फिर से क्या कर रहे हों, आक्रमण कर रहे हों, तो हो सकता है कि यही भारतीय हों। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, पर एक चीज़ जरूर है, यानी कि जो विदेशी थे वही भारतीय थे, जो भारतीय थे वही विदेशी थे। ठीक है, और ये वो थे, यानी कि हूण जो थे, हूणों का निश्चित रूप से भारतीय संबंध था, यानी कि भारतीय लोगों से निश्चित रूप से क्या था, संबंधित था, या तो किसी के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। आगे देखो क्या होता है। यहां पर एक नगर भी हूणों के द्वारा बसाया जाता है। ठीक है, अपन स्पेशली हूणों को पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दें, हूणों के द्वारा हूणवास नगर बसाया जाता है। बसाया जाता है हूणवास, या इसे उणवास भी बोला जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उणवास जो कि कहां पर स्थित है, राजसमंद में, यानी कि राजसमंद में हूणवास, या वर्तमान में ऊणवास जिसको कहा जाता है, मैं लिख दूं ऊणवास। ये किसके द्वारा बसाया गया, हूणों के द्वारा बसाया गया क्या था, नगर था। ठीक है, इसके अलावा एक और है, और यहाँ पर जो भारतीय शासक अल्लट, यानी भारतीय शासक नहीं, प्रशासन का प्रशासक था एक अधिकारी, और वो है अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया, से विवाह किया। ठीक है, क्या किया भैया, विवाह किया, किससे, हरिया देवी से क्या करता है, विवाह करता है। दूसरी चीज, हूणों के द्वारा ही हम सिक्के जब हमने पढ़े तो मैंने आपको बताया था कि भारत में सर्वप्रथम जो गदिया सिक्के
चलते हैं वो किसके द्वारा चलाए गए थे, हुणों के द्वारा ही चलाए गए थे। तो आप ये समझ लें, मेवाड़ और मारवाड़ में, मेवाड़ और मारवाड़ में गधिया सिक्कों का प्रचलन किया, गधिया सिक्कों का प्रचलन, यानी कि गधा या खच्चर की इस पर क्या बनी हुई होती थी, आकृति बनी हुई होती, इसी कारण से इसे गधिया सिक्के कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो होता यह है, यशोवर्मन जो है, इसको एक बार आप टाइप कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखो। आगे है भैया यशोवर्मन। यशोवर्मन ने हुणों को पराजित कर राजस्थान पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है, इस समय तक राजस्थान का कोई राजस्थान नाम नहीं है, तो इसका क्या नाम था, गुजरात था। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखें, राजस्थान नहीं था इस समय तक। तो यशोवर्मन जो है हुणों को पराजित करता है और संपूर्ण जो गुजरात था उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है। इसके बाद में, यानी यशोवर्मन के बाद में, यशोवर्मन के बाद वर्मन के बाद राजस्थान में, यानी कि गुजरात पर गुर्जर प्रतिहार तथा वर्धनों का शासन रहता है, शासन रहता है। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। क्लियर भाई? वर्धनों का शासन रहता है किसके बाद, यशोवर्मन के बाद में। क्लियर? अब यहां से देखो आगे, यशोवर्मन जो प्रभाकर वर्धन से पहले राजस्थान में गुर्जरों का शासन रहा, यानी कि जो वर्धन वंश है, तो प्रभाकर जो वर्धन था, प्रभाकर वर्धन से पहले, किससे पहले, प्रभाकर वर्धन से पहले राजस्थान में गुर्जरों का शासन था। ठीक है, किससे पहले, इसको, इस क्षेत्र को क्या नाम, या तो इसे कहा जाता था गुर्जात्रा एक, दूसरा इसका नाम था, या फिर इसे गुर्जरवाड़ा कहा जाता था, गुर्जरवाड़ा। ये दो नाम ज़्यादा प्रचलन में थे। ठीक है, और ये नाम इसके बोले जाते थे। अब इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, जिसकी राजधानी देखो, जिसकी राजधानी क्या थी, भीनमाल। अब क्यों नाम ये आता है, गुर्जर जाति द्वारा शासित प्रदेश। अब इसकी भी जानकारी कहाँ से मिलती है वो हम बताएंगे आपको जरूर से। राजधानी थी भीनमाल। ठीक है, तो एक एक एविडेंस आपको देंगे प्रत्येक जाति का और सबका। ठीक है, तो राजधानी थी भीनमाल जिसकी। ठीक है, और हेनसांग जो है, हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा करता है। हेनसांग
भीनमाल की यात्रा की। ठीक है, किसने? हेनसेंग ने भीनमाल की क्या थी? भीनमाल की यात्रा करता है। कौन? हेनसेंग। ठीक है भाई, इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और इसके दो नाम ये बताता है, यानी कि जो गुर्जर देश है, यानी कि गुर्जर देश, इसको तो बोलता है क्या? इसको बोलता है ये कोचेलो। क्या बोलता है? कोचेलो। ठीक है, और दूसरा है भीनमाल, जो है राजधानी इसकी। भीनमाल को ये किस नाम से पुकारता है? पीलो मोलो, यानी कि पीलो मोलो के नाम से क्या है? पुकारता है। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से जो है प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी समय यानी कि गुर्जरों के समय ही एक और कार्य यहाँ पर होता है, यानी कि किसके द्वारा? कवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध की यहाँ पर क्या की जाती है? रचना की जाती है इसी क्षेत्र में, यानी कि शिशुपाल, यहाँ लिख देते हैं हम, शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना कवि माघ ने इसी समय की। ठीक है, इसी समय कवि माघ जो है शिशुपाल की क्या करते हैं? शिशुपाल वध की क्या करते हैं? ग्रंथ की रचना करते हैं। और किसके शासन में? यानी गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल में। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें जो है यहाँ से प्राप्त होती है। अगली जो क्लास है अपनी होगी राजस्थान के प्राचीन जो नाम रहे हैं, प्रत्येक प्रदेश के जगह के क्या क्या नाम रहे थे, तो उनकी अपन की अलग से एक क्लास होगी। तो आप वो क्लास ज़रूर से देखिएगा। क्लास ये भी आपका जो एविडेंस जो है इतिहास के, वो अब लगभग राजस्थान के पूरे हो जाते हैं, यहाँ तक क्लास हो जाती है। इसके बाद में हम प्रमुख युद्ध देखेंगे राजस्थान के सबसे पहले, उसके बाद में अपन एक एक करके एक एक राजवंश का पूरी डिटेल से एक एक शब्द को लेकर के हिस्ट्री को पढ़ेंगे राजस्थान की। लगभग अपन की 10 या 15 क्लासों में राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री अपन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम, चाहे CET की हो, रीट की हो, या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम जो है, सब में अपन की हिस्ट्री आती है। तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।